हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग लेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12th चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म इन मैटर। इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे अपन लोग। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कूलॉम्स लॉ में M1 और M2 दोनों का वैल्यू 1 पुट करने के लिए बोला है क्वेश्चन ने। पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू 1 और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस भी 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर सुपर कंडक्टर मटेरियल की बात करी है। बच्चों, जो मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है, और डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है यानी कि एंटी मैग्नेटिक, उनकी परमेबिलिटी वैक्यूम से भी कम होती है, बट थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, जैसे करके 90% 80% होती है। चलो ठीक है, तो उनकी परमेबिलिटी वैक्यूम से कम होती है, यानी कि वो वैक्यूम के कंपैरिजन में भी कम परमेबल होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। इसका मतलब म्यू आर का वैल्यू 1 से लेस होगा, तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है ना फालतू की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि कोई मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा है, तो किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट एटम्स के अंदर तो होता है। मटेरियल के अंदर एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है या नहीं होता है, उसकी बात तो कर सकते हैं, पर मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट तो इंड्यूस होता है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो बच्चों। ये एक मटेरियल है, इसके मैंने ये एरो शो किए हैं, एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट है। ये जो वेक्टर्स हैं ये एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है। एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट तो है, पर पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। इसको एक्सटर्नल फील्ड में पुट करेंगे तब ये सारे अलाइन हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ऐसा होना चाहिए था कि कौन सा मटेरियल है जिसके एटम्स का या पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और वो होता है डायमैग्नेटिक। स्टिल अभी भी वो रॉन्ग है, लेकिन काम चल, अपने बुक के लेवल की बात करें तो काम चला सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, वरना मैग्नेटिक मोमेंट पूरे मटेरियल का, पूरे ऑब्जेक्ट का तो किसी का भी 0 हो सकता है। ठीक है, जिसके भी मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, इसके अंदर आयरन की बात करी है, स्टील की बात करी है, निकल कोबाल्ट की बात करी है। ये मटेरियल की कैटेगरी क्या है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो परमेबिलिटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। का मतलब है म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, यदि आप इसको फंडामेंटली देखें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एक फॉर्मूला है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, इट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल में पैदा हुआ, इंड्यूस्ड। ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है 100, किसके अराउंड, मटेरियल के अराउंड, मीडियम के अराउंड, और मीडियम में यानी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया 1 लाख, इससे 1000 गुना ज़्यादा।
आपने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया मटेरियल के अराउंड और मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड 1,00,000 गुना। ऐसा क्यों है? इसीलिए तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि उसकी परमेबिलिटी वैक्यूम से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट BV, जिसका फॉर्मूला होता है BV साइन डेल है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब डेल का वैल्यू 0 होगा। और डेल का वैल्यू 0 कब होता है? 0 कहाँ पे होता है? अर्थ के कौन सी जगह पर डेल का वैल्यू 0 होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल का वैल्यू 0 होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर पर आप यदि किसी मैग्नेट को लेके जाओ, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये मार्कर कौन है? मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है एक। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप इस मैग्नेट को लेके जाओ तो ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। यदि इस मैग्नेट को आप पोल के ऊपर ले जाओ तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के इस पोल ने अर्थ के पोल की तरफ पोजीशन कर रखी है, ठीक है। तो पोल के ऊपर ले जाने पर ये मैग्नेट खड़ी हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। यहाँ से धागे से मैंने बांध रखा है, लेकिन ये मैग्नेट परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि इसका जो मैग्नेट का पोल है, मैग्नेट का जो पोल है वो अर्थ के पोल की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये बात, तो वहाँ पर डेल का वैल्यू 90 बोलेंगे आप, पोल पर डेल का वैल्यू 90। लेकिन बात कर रहे हैं अपन लोग कि BV का वैल्यू 0 है, कब होगा? जब साइन का वैल्यू 0 होगा। और कब होता है साइन का वैल्यू 0? एंगल थीटा, डेल का वैल्यू 0 पे। और डेल का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन के अंदर आपको एक देखिए BH कर्व शो किया हुआ है स्टील का। स्टील के BH कर्व में खास बात क्या है? ये जो पोर्शन है काफ़ी वाइड है, एंड दिस अमाउंट ऑफ H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस अमाउंट ऑफ H इज कॉल्ड द कोर्सिविटी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस जगह पर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो चुका है। यहाँ पर B का वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर 0 हो गया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड। H कौन है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इतना एक्सटर्नल नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तब मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब आपको एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी कोर्सिविटी ज़्यादा, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। मतलब ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वो मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होगा। इसलिए परमानेंट मैग्नेट्स जो बनाते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाते हैं जिनकी कोर्सिविटी ज़्यादा हो, और वो मटेरियल है स्टील, ठीक है। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको ये गिवन है कि BH और BV अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का रेशो √3 गिवन है। लेकिन फॉर्मूले में आपने पुट किया तो ये आया tan डेल का वैल्यू आपको √3 गिवन है इनडायरेक्टली, तो डेल का वैल्यू 60 हो गया। 14 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BH और BV इक्वल है, तो इनके वैल्यू पुट करें और सॉल्व करेंगे आगे, डेल का वैल्यू 45 हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये पूछा है कि सॉफ्ट आयरन को
मैग्नेट बनाने में काम में क्यों लेते हैं, या सॉफ्ट आयरन आसानी से मैग्नेट क्यों बन जाता है। सॉफ्ट आयरन का मतलब है प्योर आयरन, जिसको रॉट आयरन भी बोलते हैं। 99.99% उसमें आयरन होता है और 0.01% इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन में खास बात क्या, प्योर आयरन के अंदर या कोई भी प्योर मेटल के लिए बात लागू होती है कि उसके जो मेटल की बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, और अलोइंग करते हैं यानी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तब उसके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। एक्चुअली मेटेलिक बॉन्ड्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ही तो करते हैं अलोइंग। ओके, तो सॉफ्ट कंडीशन में कोई भी मेटल है वो, सॉरी, प्योर कंडीशन में कोई भी मेटल है वो सॉफ्ट होता है, उसके एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो उनके एटम्स को आसानी से अलाइनमेंट किया जा सकता है, ठीक है, उनको आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि एक मैग्नेट है, इनिशियली 0 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है और उसके बाद में उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, फाइनल एंगल 90 डिग्री कर दिया। तो ऐसा करने में कितना वर्क होगा ये आपका निकल के आ जाएगा। एक 9th क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में 9th क्वेश्चन है। इसको देखिए, एक सोर्स मैग्नेट है, उसके बगल में एक टाइनी टेस्ट मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। तो आप समझते हो कि इसका नॉर्थ के ऊपर और वो इस प्रकार से रखा हुआ है, तो नॉर्थ के ऊपर फोर्स लगेगा रिपल्सिव, और इस नॉर्थ का इस साउथ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स कौन सा होगा, जो करीब है, ये नॉर्थ पोल पास में है तो F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा इस ऑब्जेक्ट पर, इस टेस्ट मैग्नेट पे, रिपल्सिव, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको बोला है आपको टेस्ट मैग्नेट, असल में ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यानी कि एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेट के पास रख देते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हो, तो वो कुछ इस प्रकार से मैग्नेटाइज होकर के वो भी एक मैग्नेट बन जाता है। ऐसा मैग्नेट बनता है, इसके कंपैरिजन में अपोजिट मैग्नेट बन जाता है वो। तो सोर्स मैग्नेट से डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। उसके मैग्नेट के पास वाला जो एंड है वो सिमिलर पोल बन जाता है। लेकिन इसी तरह से पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, उसके अंदर सोर्स मैग्नेट के पास वाला जो एंड है वो अपोजिट पोल बन जाता है, ठीक है। यदि ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ के यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, यदि ये मटेरियल है पैरा या फेरो, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले से मैग्नेटाइज्ड नहीं था, पहले तो ये अनमैग्नेटाइज्ड था, इसको यहाँ पे सोर्स मैग्नेट के बगल में लाके रखा तब ये मैग्नेटाइज हो गया। और इसके मैग्नेटाइज होने का स्टाइल कैसा है कि ये सेम पोल इसमें इंड्यूस हो जाता है तो रिपेल होगा, इसके अंदर अपोजिट नेचर का पोल इंड्यूस हो जाता है तो ये अट्रैक्ट होगा। बस फ़र्क इतना सा है कि पैरा के अंदर ऐसा होता है और फेरो में ऐसा होता है। तो यदि ये पैरा का बना हुआ है तो बहुत वीक अट्रैक्ट होगा, और यदि ये फेरो मटेरियल का है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में ही देखें नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है। इसके अंदर ये मैग्नेटिज्म का गॉस थ्योरम है। इक्वल टू 0 क्यों होता है, या ये सोचो कि यदि 0 नहीं होता तो क्या होता, 0 नहीं होता तो ये होता, ठीक है। समीशन m का मतलब है एक क्लोज सरफेस में जितने भी मैग्नेट्स के
पोल स्ट्रेंथ का सम। तो पोल स्ट्रेंथ तो किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स की इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो बच्चों किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है और साइन अपोजिट होता है। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए समेशन एम का वैल्यू 0 होता है। तो ठीक है, ये बात है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि किसी क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उतनी ही अंदर भी एंटर होगी, क्योंकि ये कौन है, फ्लक्स है। जितना फ्लक्स क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है उतना अंदर जाएगा। टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। बाहर आने वाले फ्लक्स को आप पॉजिटिव और अंदर घुसने वाले को नेगेटिव लिया करते हो, तो इक्वल अमाउंट का फ्लक्स बाहर निकलेगा और अंदर घुसेगा तो टोटल 0 आ जाएगा। इस लाइन के कई सारे मीनिंग है। इस लाइन का मीनिंग ये भी है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यदि मोनोपोल एग्जिस्ट करता होता तो एक सिंगल पोल का पोल स्ट्रेंथ m3 होता, तो अब टोटल तो अब 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन मोनोपोल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी के आसपास का है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो सपोज कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ से निकली और घूम करके और वापस इधर से आएंगी। ठीक है, तो इनका ओरिजिन और इनका एंडिंग, ये जहाँ से पैदा हो रही है और जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है वो जगह सेम है। कॉइल के दोनों फेस हैं, कॉइल के एक फेस से ये निकल के बाहर आ रही है और कॉइल के बिल्कुल दूसरे फेस के से ये एंटर कर रही है, वापस आ रही है। आप ये नहीं कर सकते कि एक कॉइल के दोनों फेसेस को आप सेपरेट आउट कर सको। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, उनके ओरिजिन को और उनके एंड पॉइंट को आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉइल के दोनों फेसेस हैं। एक कॉइल के 2 फेसेस को आप अलग कैसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या निकला कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है फील्ड लाइंस वहीं पर एंड होंगी, मतलब ये क्लोज्ड लूप होंगी। सेम ये चीज़ आप मैग्नेट में भी बात कर सकते हो। एक बड़ा मैग्नेट है, वो एटम्स से मिलके बना होता है और हर एक एटम टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। हर एटम जो है ना, एक एटम का एक एक ऑर्बिट टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो एक मैग्नेट में से फील्ड लाइंस निकली और दूसरे में एंटर कर रही है। ऐसे करके एक मैग्नेट में से फील्ड लाइन निकल के दूसरे में एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस रहती है। मैग्नेट के टुकड़े नहीं, सॉरी, एटम के आप टुकड़े नहीं कर सकते। एटम के टुकड़े करके और उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग कर दो, एटम के टुकड़े नहीं होते। ठीक है ना, मतलब ऑर्बिट के टुकड़े नहीं होते कि ऑर्बिट है उसका एक फेस है वो और दूसरा फेस जो है ऑर्बिट के दोनों फेसेस को आप सेपरेट आउट कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलेगी और कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, एक एटम में एंटर करती है, उससे निकल के उससे निकलती है, दूसरे एटम में एंटर करती है, फिर उससे निकलती है और दूसरे एटम में एंटर करती है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ करेगी, कभी भी ये डिसकंटिन्यू नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह से नहीं होंगी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस 2 सेपरेट प्लेसेस पर हुआ ही करते हैं। आप कह दो कि वो तो एक ही जगह हो गए, तो फिर तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, फिर फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी। तो फील्ड लाइंस का तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेपरेट होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह होता है, आप कह सकते हो कि होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्लोज लूप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है
उसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ पोल के अलोंग होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आपको टॉर्क पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनकी वैल्यू गिवन है। डेल का वैल्यू गिवन है। ये डेल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से जो एंगल होता है वो डेल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। उसका वैल्यू 45 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपको BV का वैल्यू पता करना है, BH का वैल्यू गिवन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको H और B की वैल्यूज गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, लेकिन ये CGS यूनिट्स गिवन है नहीं। H का CGS यूनिट होता है ऑर्स्टेड, जिसको एम्पियर मीटर में जिसको SI में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ऑर्स्टेड इक्वल टू 10⁴ पाई एम्पियर मीटर, जो कि 79 के आसपास होता है, ठीक है। इसी तरह से CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का गाउस, और 1 गाउस इक्वल टू 10⁻³ टेस्ला होता है SI सिस्टम। तो इनको SI सिस्टम में कन्वर्ट करके और आपने ये पुट किया तो म्यू मीडियम आ गया, मीडियम का परमेबिलिटी जो आ गया दिस मच, और उससे आप म्यू आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, म्यू आर से ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ गया 15, और ये उससे 1 कम होता है 14 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, म्यू का वैल्यू पुट किया, म्यू का फॉर्मूला B/H, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि B का वैल्यू पुट करिए 1, B का वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है तो 1 पुट कर दिया, और H का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला, ठीक है। ये यूनिट देख लेना, एम्पियर/मीटर है बुक के अंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन है, B और H की वैल्यूज गिवन है, उससे आप म्यू मीडियम निकाल लोगे और इस फॉर्मूले से म्यू आर कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये फॉर्मूला है आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपको दोनों का वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, I का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूले में कौन कौन है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पैदा किया गया मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल में इंड्यूस हो गया, मटेरियल में क्रिएट हो गया। दिस इज क्रिएटर एंड दिस इज क्रिएटेड, ठीक है, ओके। इसके अंदर आपको I का वैल्यू पुट कर दोगे, H का वैल्यू आपको गिवन है 5 ऑर्स्टेड को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है, उससे आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को आपके बुक में बोला हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। किस चीज का वॉल्यूम, पहले इस सिचुएशन को देख लो बच्चों, एक मटेरियल है, उसके चारों तरफ आपने कॉइल वाइंड करके और उसमें करंट फ्लो करा रहे हो, करंट कौन सी टाइप की है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो जिसका डायरेक्शन बार बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। इस वजह से इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड H और B, उनका कर्व जो है एक लूप शेप का होगा, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप होगा जिसको BH
BH कर्व बोलते हैं, ठीक है, जो एक क्लोज्ड लूप होता है। इसके एरिया का वैल्यू आपको गिवन है। इस ग्राफ का जो शेडेड पोर्शन है, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है, इसका ग्राफ का, क्लोज्ड ग्राफ का एरिया आपको गिवन है 0.722, ठीक है। बुक में मिस्टेक है, मीटर स्क्वायर उसका यूनिट दे रखा है, इस एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वो एरिया तो किसी ज्योमेट्रिक शेप का होता है, ये ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन B एंड H। तो B और H के ग्राफ के बीच में जो B और H का जो ग्राफ है, उसका एरिया का यूनिट तो B मल्टीप्लाइड बाई H का यूनिट होगा, टेस्ला इंटू एम्पीयर मीटर, ठीक है, टेस्ला इंटू एम्पीयर पर मीटर। ये कोई लेंथ ब्रेड्थ वाला एरिया थोड़ी है, कोई रेक्टेंगल थोड़ी है, ये कोई ट्राइंगल थोड़ी है, कोई ज्योमेट्रिक शेप थोड़ी है, तो उसका एरिया का यूनिट गलत है। खैर, अपने को क्या मतलब, तो एरिया गिवन है, उसके बाद आपको हीट का फॉर्मूला होता है AVF। F का वैल्यू आपको, F क्या है, इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी बार ये प्लस माइनस हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्राफ, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट विच इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी करंट की बोल दो, चाहे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है। वो फ्रीक्वेंसी आपकी है 50 हर्ट्ज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, और वो भी कौन से मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। दिस इज कॉल्ड क्यूरी-वाइस लॉ, ठीक है। नोट्स में देखिए, आपको मिलेगा क्यूरी-वाइस लॉ। इसमें आपको सबका वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू पूछा है, क्यूरीज कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। क्यूरी टेम्परेचर क्या, जिस पर मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर। और मटेरियल का टेम्परेचर 450 केल्विन है, ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। और ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 0.6 गिवन है, तो आपको क्यूरी कांस्टेंट का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन 9 वो भी कुछ इसी तरह का है। इसके अंदर मटेरियल कौन है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये रिलेशन है, यूज में आ रहा है। तो आपने x2/x1 किया, सेकंड कंडीशन में x का वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन में x का वैल्यू इक्वल टू T1/T2 आ जाएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट कंडीशन का x और t का वैल्यू आपको गिवन है। सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में पुट करना है। आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। तो सेकंड कंडीशन में जब आपको टेम्परेचर गिवन है, तो सेकंड कंडीशन का x का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये डायग्राम में देखिए, एक मटेरियल रॉड है, मैटर की रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस और ये रॉड को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में दिया हुआ है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके लेंथ के अलोंग हैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया। ठीक है। आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा है रॉड में से, फ्लक्स का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इस जगह से आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो म्यू मीडियम का वैल्यू आ जाएगा। म्यू मीडियम का फॉर्मूला होता है B/H। H का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू ऊपर से आ जाएगा, म्यू मीडियम आ जाएगा तो म्यू आर निकाल लेंगे और फिर काई का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए। इसके अंदर एक कॉइल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ऐसे रखी हुई है। सपोज ये कॉइल है,
ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। बाकी जो कुछ भी वायर का पोर्शन है उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ कॉइल को देखो, ये कॉइल है, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और आप इसको 3D व्यू देने के लिए ओवल शेप का दिखा रहे हो, ऐसे रखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कॉइल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब अच्छा दूसरी बात, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू होता है NIA, तो वेक्टर फॉर्म में बात करें तो जिधर a का डायरेक्शन होता है उधर ही m का डायरेक्शन होता है। m और a सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है कॉइल से प्लेन से परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, तो m की डायरेक्शन भी इधर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड भी जो है वो कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। कौन सा थीटा? थीटा इनिशियल का वैल्यू 0 हो गया, इनिशियली थीटा 0 है। और क्वेश्चन बोलता है कि इस कॉइल को आपने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो फाइनल एंगल हो गया 180। वर्क डन का फॉर्मूला है MB cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। इसके अंदर B कौन है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल का फॉर्मूला होता है NIA, N 100 टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है 0.1 एम्पियर, और एरिया सर्कुलर कॉइल है तो उसका πr² और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। ये सारा डेटा कैलकुलेट करके आपको वर्क का कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, टॉर्क। इट इज़ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल विच इज़ केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों NIA, ठीक है। इसके अंदर एरिया, कॉइल का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। कॉइल का शेप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप का एरिया है, ट्रायंगुलर शेप, उसकी लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। L इसकी साइड की लेंथ है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको गिवन है। यहाँ पे इसको पढ़ें आप उन लोग, ये 9th-10th लेवल की बात है। एरिया कैलकुलेट करके लिया है √3/4 L², ठीक है। वापस इस क्वेश्चन पे आ जाएं। आपको बोला है कि टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर और कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के प्लेन में है। फील्ड लाइंस कॉइल के प्लेन में से लाई कर रही है। सपोज ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं। ये मेरा जो पॉइंटर है ये फील्ड लाइंस मान लो, और ये मान लीजिए आप कॉइल है, पेपर मान लीजिए कॉइल है। कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर कौन है? एरिया वेक्टर। और ये फील्ड लाइंस पास हो रही है कॉइल के प्लेन में, तो ये फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कैसा हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो जब भी ऐसा लिखा हो कि फील्ड लाइंस आर पासिंग, फील्ड लाइंस आर लाइंग इन द प्लेन, तब आप थीटा का वैल्यू बोलेंगे 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू आपने 90 पुट किया है, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और L का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे अपन लोग। लेकिन एक ज़रूरी बात कि आप जब भी वीडियो अटेंड करने बैठो, आपका स्टडी मटेरियल आपके साथ होना चाहिए। स्टडी मटेरियल का मतलब बुक्स और PDF नोट्स। आप खाली हाथ बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक और ज़रूरी बात कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।